भारत के हजारों किलोमीटर्स दूर जब लेबनान के चीफ की किलिंग होती है, तब जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस के पेट में दर्द होने लग जाता है। ये मैडम पीडीपी की चीफ बोलती हैं, मैं इन मार्टियर्स के साथ सॉलिडारिटी में खड़ी हूँ और इसलिए एक दिन के लिए इलेक्शन कैंपेन को कैंसिल कर रही हूँ। अब सबसे पहले इनको स्पेलिंग याद दिलाई जाती है। मैडम नसरल्ला, जिनके साथ आप सॉलिडारिटी में खड़ी हो, उनकी स्पेलिंग ठीक से बोल लो। सेकेंडली, जब बांग्लादेश में हिंदूज के साथ अट्रॉसिटीज होती हैं, तब आप कहाँ होते हो। फाइनली, अगर स्टैंड लेना ही है तो भारत में जम्मू कश्मीर में लेकर स्टैंड लेके क्या होगा। जाओ ना लेबनान में जाकर स्टैंड लो, जहां पर इसराइल मिसाइलें दाग रहा है। तब तो आपको मानेंगे कि आप लिटरली लेबनान के साथ हो। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिशियंस। उमर अब्दुल्ला यहाँ पर आकर बड़े बड़े स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, भारत को इसराइल के साथ रिश्ते तोड़ देने चाहिए, इसराइल को बोलना चाहिए ऐसा मत करें। पहली बात तो जम्मू कश्मीर में बैठे बैठे इस टाइप के स्टैंड लेने का कोई फायदा है नहीं। लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं कि ये पॉलिटिशियंस इलेक्शन के टाइम पर अपीजमेंट के लिए ऐसा कर रहे हैं बेस्ड ऑन रिलीजियस लीनिंग्स। लेकिन इसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर पर बहुत महंगा पड़ता है। ये देखिए, जम्मू कश्मीर में जब लीडर्स ऐसी बातें बोलते हैं तो लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट में उतर आते हैं। ये बुडगाम डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोटेस्ट है, और यहाँ पर ओवर द ग्राउंड वर्कर्स, आतंकवादी संगठनों के जो ओवर द ग्राउंड वर्कर्स हैं, वो अचानक से एक्टिव हो जाते हैं इस टाइप के प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में, और इनसे इमोशनल फीलिंग्स लोगों की और हाईलाइट करके और ज़्यादा टेररिज्म एंड ओजीडब्ल्यूज के लिए रिक्रूटमेंट करने में। तो आज हम पूरा इस ओजीडब्ल्यू के आसपास, जिसमें यूपीएससी ने भी सवाल पूछा है, इस पर अपना डिस्कशन सेंटर्ड रखेंगे। कैसे इसको डील करना चाहिए, कब से आया, क्या हुआ, क्या क्या स्टेप्स हुई हैं, ऑल ऑफ दैट। लेकिन इसके पहले अगर आप पटना या बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप पटना सेंटर पर विजिट कर सकते हैं अनअकैडमी के, फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी। इसी के साथ साथ दिल्ली में करोल बाग में हमारे इंग्लिश मीडियम की फाउंडेशन बैच चलती है, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की फाउंडेशन बैच चला करेगी, और प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की बैच चला करेगी। आप सोच रहे हैं आज के टाइम में फाउंडेशन क्यों ज्वाइन करें, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है, पेशेंस रखोगे, रोज ऑफलाइन क्लास में आकर डिसिप्लिन से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ साथ दिस इज नॉट जस्ट फाउंडेशन, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। सी सैट, एसे, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, गाइडेंस, सब कुछ अवेल हो जाएगा एक कोर्स में। सो यू कैन जस्ट क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द वीडियो। इसी के साथ साथ यहाँ पर अनअकैडमी ऐप को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो फॉर अपडेट्स, फॉर कंटेंट, ऑल ऑफ दैट। और इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइडेड है। अब एक बार एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल से पूछा गया कि ये ओवर द ग्राउंड वर्कर है क्या माई बाप, पहले ये बता दो। उन्होंने कहा, अगर मिलिटेंट्स मछली है तो ये ओजीडब्ल्यू पानी की तरह है। ओजीडब्ल्यू वो पानी है जिससे ये मिलिटेंट्स सपोर्ट लेते हैं हर तरीके का, और फिर अपनी एक्टिविटीज को अंजाम तक पहुंचाते हैं। मतलब ओजीडब्ल्यूज हमेशा सपोर्टिंग रोल में खड़ा रहेगा, चाहे जो भी हो। और अभी के टाइम पीरियड में ओजीडब्ल्यूज जब से न्यू फेज ऑफ मिलिटेंसी स्टार्ट हुआ है, तब से आने लगा है। कश्मीर में मिलिटेंसी बहुत डेकेड से चल रही है। 1987-89 के फेज से ये नई मिलिटेंसी इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के बेस पर आई। कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, कश्मीर के सिंक्रेटिक कल्चर को डैमेज हुआ। लेकिन 2014 से इसी का एक न्यू फेज आया, अर्ली 2000 से ये धीरे धीरे कम होने लगी। 14 से नया फेज आने लगा, जब यूथ के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन्स पहुंचने लगे और सोशल मीडिया पहुंचने लगा। तब सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काया गया, डिविजन्स क्रिएट किए गए, नए तरीके की फ्रंट लाइंस को खोजा गया, और लोगों को भड़काने का, रेडिकलाइज करने का काम किया गया। मिलिटेंट्स जैसे बुरहान वनी की किलिंग के फ्यूनरल्स को बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया। ऐसा सेलिब्रेट किया गया कि लोग उससे अट्रैक्ट हों कि मुझे भी मिलिटेंट बनना है। बुरहान वनी को बार बार आतंकवादी ना कहकर हेडमास्टर का बेटा कहा गया, टू जस्ट हैव अ प्रोपेगेंडा। आतंकवादी नहीं है, हेडमास्टर का बेटा है, मतलब आपके जैसा है। मतलब आप भी कश्मीर की आज़ादी के लिए ऐसा एक स्टेप ले सकते हो। और यहाँ से नए टाइप के यूथ ओजीडब्ल्यूज निकल के आते हैं, और ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, इन सब का एक पार्ट बनते हैं। अब भारत के जम्मू कश्मीर में एलईटी और जैश ए मोहम्मद बस सिवियर क्रैकडाउन हुआ है, तो अब नई ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, जैसे द रेजिस्टेंस फ्रंट अभी काम कर रही है, अल बदर काम कर रही है। अब इन्हीं के ये जो ओजीडब्ल्यूज हैं, ये इस टाइप की वायलेंट एक्टिविटीज और जम्मू कश्मीर में पूरा पॉइजन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का काम करते हैं।
इसी न्यू फेज में OGWs का आप एक रोल देख लो। दीज पीपल हेल्प इन स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स, पत्थरबाजी वाली इंसिडेंट्स में ये लोग बहुत हेल्प करते थे। बहुत सारे ये जो पत्थरबाजों में फ्रंट लाइन पे जो खड़े रहते हैं, ये ऑलरेडी आतंकवादियों के OGWs होते हैं। ये या तो बिना पैसे के या कुछ पैसे लेकर आकर कुछ कुछ पत्थर मारते हैं, बाकी जनता पीछे से भड़क जाती है, पत्थर मारने लग जाती है। ये इमोशनल लोग होते हैं, ये थोड़े से इनोसेंट टाइप के लोग हैं। ये सामने वाले तो प्रोफेशनल्स हैं, ये पत्थर मार के भाग जाएंगे, इधर उधर साइड हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, इनको पता है कब रुकना है, और ये आपकी इमोशनल जनता को पता ही नहीं। फिर यहाँ से आर्मी पैलेट्स थ्रो करेगी इस जनता को रोकने के लिए, और फिर कैजुअलिटीज यहाँ ये जो क्राउड है पीछे का, इसका होता है, इनोसेंट लोगों का होता है। दैट इज द प्रॉब्लम। और इतना ही नहीं, OGW सिर्फ पत्थरबाजी में ही नहीं, ओवरऑल मिलिटेंसी के हर फेज में हेल्प करते हैं। एक औसतन 7 से 32 साल के इंसान को OGW की तरह रिक्रूट किया जाता है। जब पत्थरबाजी के ऑप्शन के लिए लोगों को अरेस्ट किया जाता है कि तुमने पत्थरबाजी की, तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं, तो अरेस्ट किए हुए कुछ लोग पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर अरेस्ट होकर जेल में जाते हैं। अब जेल में इनका कांटेक्ट होता है हार्डकोर टेररिस्ट के साथ। टेररिस्ट जेलों में अपना नेटवर्क बना के रखते हैं और यहाँ से फिर फर्दर रिक्रूटमेंट करते हैं एज प्रॉपर OGWs। और यहाँ पर देखो, बच्चे छोटे छोटे, इनको पैसे दिए जाते हैं पत्थरबाजी करने के लिए, चीज़ें तोड़ फोड़ करने के लिए। इनको पैसे दिए जाते हैं, सपोर्ट दिया जाता है, तुम मिलिटेंट्स को सपोर्ट करो, तुम इनको रुकाओ, तुम इनको ठहराओ अपने घर पर, तुम इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करो। ये बोले हमें बंदूक चाहिए तो इनको बंदूक ला के दो, बंदूक ट्रांसफर करो, आर्म्स का ट्रांसफर करो, लोगों को डराओ धमकाओ लोकल एरियाज में छोटी छोटी गन्स लेकर, ग्रेनेड वगैरह थ्रोइंग की एक्टिविटीज। तो ये सारी हरकतें आपके OGWs किए जाते हैं। और ये लोग रेडिकलाइज होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अलग से आए हैं, ये आपके और मेरे जैसे लोग होते हैं, लेकिन ये उस इकोसिस्टम में कंप्लीटली एंट्रैप्ड हो जाते हैं जहाँ इनका रेडिकलाइजेशन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे आज की जनरेशन के जम्मू कश्मीर के लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ वायलेंस और वॉर ही देखा था 2020 के पहले। इनके स्कूल कभी नहीं खुले, कॉलेज कभी नहीं खुले थे, तो इन्होंने देखा ही यही कि ये इसी तरफ धीरे धीरे रेडिकलाइज हो रहे थे। पूरी इकोनॉमी ऐसे काम कर रही थी। और आप देखो यहाँ पर ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर जब बुक होते हैं तो कैसे और ज्यादा OGWs में सिवियरली ये लोग रिक्रूट होने लगते हैं। फिर इन्हीं में से कुछ लोग 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आतंकवादी बन जाते हैं। और ये भी अलग अलग टाइप के OGWs है। देखो, स्ट्राइक टीम में जो स्ट्राइक टीम्स मिलिटेंट्स हैं उनकी परछाई बनकर चला करते हैं और उनको बंदूक, हथियार, पैसा हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। फंडिंग जो इकट्ठा करते हैं, जो चंदा वंदा इकट्ठा करते हैं एक्टिविटीज के लिए, जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लोगों को रेडिकलाइज करते हैं, नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया में कमेंट्स करते हैं इधर उधर बैठ के इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, रेडिकलाइज करते हैं, आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट करते हैं। अलग अलग टाइप के OGWs हैं। अब इसके लिए जम्मू कश्मीर ने बहुत ज़्यादा स्टैंड्स लेना, एक स्टेप्स लेना, एक्शंस लेना शुरू कर दिया था। 2017-18 में सबसे पहले एक लिस्ट बनाई जाती है, ये हैं वो सस्पेक्टेड OGWs जो काम करते हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को कहा गया, जिलों को कहा गया, तुम अपनी अपनी लिस्टें भैया अपडेट कर लो। आज भी ये लिस्टें अपडेट होती हैं। इसके बाद की हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे कैसे इन पर क्रैकडाउन हुआ, आज भी क्या थ्रेट है, कैसे OGWs का कैरेक्टर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, सो दिस इज लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। इसी के साथ साथ ये QR कोड है, आप इसको स्कैन कर सकते हो टू कनेक्ट विथ मी इन दी टेलीग्राम चैनल, है ना। तो मैं आपके लिए जल्द ही इस टेलीग्राम चैनल पर क्विज वगैरह स्टार्ट कर दूंगी और UPSC की स्ट्रैटेजी बताना, करंट अफेयर्स की अपडेट देना, ये सब भी स्टार्ट कर दूंगी। सो यहाँ 2017 में एक मेजर ऑपरेशन होता है, दैट इज ऑपरेशन ऑल आउट। जब गवर्नमेंट को रियलाइज होता है बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, तब OGWs और टॉप मिलिटेंट कमांडर्स को कंट्रोल करने की और इन पर इनको नैप करने की कोशिश होती है। वहां से नैरेटिव चेंज होने लगता है। फिर हमें रियलाइज होता है कि ये OGWs पूरा जो कश्मीर का सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम है उसके साथ मिले हुए हैं। अचानक से सेपरेटिस्ट लीडर कोई भड़काऊ भाषण देंगे, उससे लोग फ्यूल होंगे, लोगों के अंदर वही परसेप्शन, नैरेटिव अस वर्सेस देम क्रिएट कर दिया गया है। 1989 से अस वर्सेस देम नैरेटिव है कि हम अलग हैं और ये जो आर्मी, ये जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, ये अलग है, ये हमेशा दबाने के लिए है। तो हमको सामने सामने से दिखाना है उनको कि ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन करना वही है जो हम कहें, जो अस वाला इकोसिस्टम कह रहा है, राइट। तो ये अस वर्सेस देम नैरेटिव ऑलरेडी है। लीडर भड़काऊ भाषण देगा, लोग भड़क जाएंगे। अब वहां OGWs आकर अचानक से लोगों को रिक्रूट करेंगे, इनको धीरे धीरे सिवियरली और ज्यादा एक सिवियर, एक एक बहुत ही खुकार आतंकवादी की तरफ बनाते जाएंगे। गवर्नमेंट को जब ये रियलाइज होता है तो गवर्नमेंट को लगता है कि इस पूरे इकोसिस्टम को तोड़ना पड़ेगा, तो ये 2019 में आर्टिकल 370 को हटा देंगे।
अब उसी टाइम पर और भी ऐसी एक्शंस होने लग जाती है, क्योंकि भड़काऊ भाषण देने वालों का रोल बहुत प्रोमिनेंट है, सेपरेटिस्ट लीडर्स का। तो इनको जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर, वही पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो ओजीडब्ल्यूज पे लगता है, इसी एक्ट के अंदर इनको डिटेंशन में रख देते हैं बहुत टाइम पीरियड तक। ये देखो महबूबा मुफ्ती का तो बढ़ाया भी गया था डिटेंशन, वो इसीलिए किया जाता है। ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका पता है कि ये ओजीडब्ल्यू की तरह काम कर रही है, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इन्हीं की ओजीडब्ल्यू की तरह काम कर रही है, उनको बैन किया गया। जैसे जम्मू कश्मीर की जमात इस्लामी, इसको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के सेक्शन 3 के अंदर बैन कर दिया, जिसमें साफ साफ मेंशन्ड है अनलॉफुल कौन ऑर्गेनाइजेशन होगी, कौन एसोसिएशन अनलॉफुल होगी जो भारत की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी के खिलाफ काम करेगी। तो इसको ऐसा करके हमने बैन कर दिया, राइट। और अभी इसका बैन अपहोल्ड भी किया गया। अब टाइम टू टाइम पर इंटेलिजेंस के बेस पर इन ओजीडब्ल्यूज का अरेस्ट भी होता है। जैसे 2023 में ये अरेस्ट हुआ है, आप देखो इंडिविजुअल्स का। 2024 में बुदगाम यूथ को हेल्ड किया गया अरेस्ट के अंदर। इसी के साथ साथ लोगों को अटैक करने वाले जो ओजीडब्ल्यूज हैं, इन पर भी अरेस्ट किया जाता है, इन पर भी प्रोसीडिंग्स चलाई जाती है, क्योंकि बहुत से ओजीडब्ल्यूज हैं। आज के टाइम पीरियड में धीरे धीरे ओजीडब्ल्यू एक हाइब्रिड मिलिटेंट बनता जा रहा है। हाइब्रिड मिलिटेंट का मतलब ये एक बिल्कुल ही आम दिखने वाला आदमी जिसको ऑर्गेनाइजेशन बहुत टाइम तक कोई कांटेक्ट नहीं करता, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कांटेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन ये आदमी रेडिकलाइज्ड है, बिल्कुल एक स्लीपर सेल की तरह। अब इसको बोलेंगे हम कि ये ड्रोन से ये एक छोटी सी बंदूकारी इसको उठा और यहाँ पर कहीं पर श्रीनगर में बिहारी माइग्रेंट्स बैठे हुए हैं, सो रहे हैं नींद में, इनको जाकर मार दो मौत के घाट। अब क्योंकि एक नॉर्मल आदमी एक सरकारी ऑफिशियल हो सकता है, एक पुलिस का आदमी हो सकता है, एक स्कूल टीचर हो सकता है, एक हेडमास्टर हो सकता है, पता नहीं चलता है कौन है। तो अब इसको कंट्रोल करना और डिफिकल्ट है। और बहुत से ऐसे जो आदमी हैं ओजीडब्ल्यूज हैं, वो भी आज के टाइम पीरियड में हाइब्रिड मिलिटेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अब थोड़ा हम देख रहे हैं कि हाँ ओजीडब्ल्यूज की सिचुएशन में कंट्रोल आया है, ओवरऑल इनका नंबर कम हुआ है, लेकिन तब भी ओवरऑल आप कंट्रोल तभी स्टैब्लिश कर पाओगे व्हेन यू विल बी एबल टू हैव द विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल। ये देखने में आपको बहुत ही ऐसा नाइव लग रहा होगा कि आखिर में हार्ट्स एंड माइंड्स की बात क्यों करें, लेकिन आप खुद ही समझो, अगर हार्ट्स एंड माइंड्स को विन करने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती तो जम्मू कश्मीर में हमारी आर्मी ऑपरेशन सद्भावना क्यों कंडक्ट कर रही होती 1998 से। क्यों हम इतना ज़्यादा यूथ के लिए गुडविल स्कूल्स बनाते, आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन लोग को यहाँ पर करते। क्यों हमारे पुराने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत सर यहाँ पर ये बोलते कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी स्कूल का किसी इंसर्जेंसी में नहीं गया है। क्यों ये इतना यूथ से बात करते हैं, यूथ के आइकॉन्स को प्रमोट करते हैं। क्यों हम ये नेशनल इंटीग्रेशन टूर्स करवाते हैं। क्यों हम एक भारत श्रेष्ठ भारत में जम्मू कश्मीर के लोगों को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। सो देयर इज सर्टेन इंपॉर्टेंस। हाँ ठीक है, 2019 में 370 हटा दिया, इकोसिस्टम को हमने चोट पहुंचाई है। बहुत सारे हमने ऑपरेशन सद्भावना के अंदर मेडिकल कैंप्स, एसेंशियल मेडिसिन, स्पोर्ट्स इवेंट्स, कम्युनल हार्मनी, ये सारी चीज़ें की हैं। लेकिन फर्दर देयर इज नीड फॉर फर्दर आउटरीच टू इंश्योर कि हमारी जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है उनमें से एक भी इंसान ओजीडब्ल्यू ना बने। याद रहे, अगर डोमेस्टिक पॉपुलेशन किसी मूवमेंट के खिलाफ हो जाएगी तो कोई भी आतंकवादी हिम्मत करेगा ही नहीं हमारे यहाँ पर इस टाइप की एक्टिविटीज़ को परस्यू करने का। और इसके लिए लीडर्स को भी केयरफुल रहना होगा अबाउट देयर स्टेटमेंट्स। ठीक है, पीडीपी, एनसी, बीजेपी, इन सब के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, बट दी पब्लिक विल हैव टू कीप दीज पॉलिटिशियंस ऑन देयर टोज। एक भी पॉलिटिशियन रिफ्ट क्रिएट करने के लिए या फ्रंट लाइन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर काम ना करें। बाकी आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।